गवार बहू की मॉडर्न सास का पड़ोस में घर वाला बाहर वाला पति। आशा, अब तुम्हारी बारी। अब तुम बताओ भैया जी अकेले में तुमसे प्यार भरी बातें करते हैं या नहीं? अरे जरूर कहते होंगे। आशा हमारे महिला मंडल की सबसे ज्यादा सुंदर और मॉडर्न औरत है। तुम लोगों को याद है जब आशा पहली बार हमारी सोसाइटी में आई थी? मुझे तो उस समय आशा से बड़ी जलन हो रही थी। तुम लोग खी करके दांतें दिखाना बंद करो। मेरे हस्बैंड कभी मेरे साथ रोमांटिक नहीं होते हैं और ना ही जवानी में ज्यादा रोमांटिक थे। आशा, इस तरह झूठ बोलकर तू हमसे बच नहीं सकती है। तुझे बताना तो पड़ेगा ही। अकेले में भैया जी तुझे गिफ्ट ऑर्डर जब भी देते हैं कि नहीं? बड़ा मजा आ रहा है ना मेरा मजाक उड़ाने में? तुम लोग अच्छे से जानते हो कि मेरे हस्बैंड कैसे रहते हैं और मैं कैसी रहती हूँ। अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, हम लोगों को किसी फंक्शन में जाना था। मैंने उनसे कहा कि हेयर कलर करवा लीजिए, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझसे कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कौन मुझे देख रहा है। तू इतनी तैयार होकर रहती है, इतने मॉडर्न कपड़े पहनती है, इतने मॉडर्न अंदाज में फैशनेबल तरीके से रहती है। कुछ फैशन टिप्स भैया जी को भी दे दिया कर। तुम लोग मेरी टांग खिंचाई बंद नहीं करोगे तो मैं जा रही हूँ। वैसे भी मेरे पति परमेश्वर की चाय का टाइम हो गया है, मैं उनके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। बाय। आशा मुस्कुराते हुए सबको बाय करती है और अपने घर चली आती है और किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। मेरी जितनी मॉडल औरत आसपास कोई नहीं है और मेरे पति जैसा आउटडेटेड पति भी आसपास कोई नहीं है। इसी तरह खुद से बातें करते हुए आशा चाय बना लेती है और कप में डालकर बालकनी में खड़े राम प्रसाद के पास लेकर आती है, जहाँ बालकनी में राम प्रसाद चेयर पर बैठे ठंडी हवाएं खा रहे थे। आशा, मेरी चाय लाई हो? हाँ, आपकी चाय लाई हूँ। तो मुंह क्यों बना हुआ है? पता है आज मेरी सहेलियां मेरा कितना मजाक उड़ा रही थी। कह रही थी तुम इतनी मॉडर्न औरत, तुम्हारे पति इतने आउटडेटेड है। जरा आप भी थोड़ा सा अपने बालों और मूंछों को रंग करके तैयार होकर रहा करिए ना, अच्छा लगेगा। आशा, अब मेरी उम्र हो गई है, अब ये सब अच्छा नहीं लगता। फिर भी तुम मॉडर्न और फैशनेबल तरीके से रहती हो, पर मैं तुम्हें मना नहीं करता। वैसे तुम भी मुझे बदलने की कोशिश मत करा करो, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, समझा करो प्लीज। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा हॉल में बैठी प्रिया से कहती है, प्रिया आज तू फ्री है ना? मेरे साथ चल, हम बाजार से कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स लेकर आते हैं। हाँ मम्मी चलो, मुझे भी पार्लर जाना है। जिसके बाद आशा प्रिया के साथ बाजार आ जाती है। प्रिया, थोड़े अच्छे वेजिटेबल्स देखकर खरीदना, मुझे झुकने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं मम्मी, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते इस तरह सब्जी मंडी में धनिया पुदीना खरीदना। मैंने पहले ही कहा था मुझे पार्लर जाना है, मैं तो चली पार्लर। अरे पर सुन तो। प्रिया आशा को छोड़कर पास के पार्लर में चली जाती है और आशा कमर दर्द बर्दाश्त करते हुए सब्जियां खरीदने लगती है। ये प्रिया और ये बैक पेन दोनों मुझे परेशान करते हैं। कितनी देर हो गई अभी तक पार्लर से बाहर नहीं आई है। एक काम करती हूँ, मैं घर चली जाती हूँ, वरना खाना बनाने में लेट हो जाएगा। तभी आशा सब्जियों की थैली उठाकर घर आ जाती है और किचन में सब्जियां रख कर पसीना पोंछते हुए कहती है, ओह गॉड, मैं तो बहुत थक गई, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तभी अपने कमरे से नितिन और श्याम प्रसाद आवाज देते हैं, आशा जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मेरी भी छुट्टी कैंसिल हो गई है, ऑफिस जाना होगा। उफ़, जिस दिन थक जाती हूँ उसी दिन ज्यादा काम करना पड़ता है। इससे बेहतर तो पहले खाना ही बना लेती हूँ, फिर आराम करूंगी। इतना सोचते ही आशा खाना बनाना शुरू करती है। सबसे पहले अपने साथ खरीद कर लाई सारी सब्जियों को पानी से धोती है और आटा गूंद कर रोटियां बेल रही होती है। ये रोटी गोल क्यों नहीं हो रही और ये मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? आशा की आंखें धीरे धीरे बंद होती हैं और अचानक वो बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद आशा जब आंखें खोलती है तो वो अपने कमरे में होती है और सभी लोग उसके पास खड़े हुए होते हैं। मैं कमरे में कैसे आ गई और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मम्मी, मैं तो पार्लर से घर आकर तुमसे मिलने किचन में आई, तब देखा कि तुम किचन में बेहोश पड़ी हुई थी। फिर मैंने भैया पापा को बुलाया और फिर सभी आपको कमरे में लेकर आए। मम्मी, तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? पता नहीं, अचानक से मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर गई। तुम सिर्फ नाम की मॉडर्न हो आशा। जब आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था तभी बैठ जाना चाहिए था। अगर कुछ दुर्घटना
बना रही है, वो भी अपने हाथों से। घर में तो किसी को पसंद भी नहीं है, ऐसे तो किचन में जाते भी नहीं है, पक्का कुछ तो गड़बड़ है। ये सोचकर निधि घर के बाकी कामों में लग जाती है और आशा थोड़ी देर में लौकी की सब्जी बनाकर टिफिन में पैक करने लगती है। इतनी सारी लौकी की सब्जी बनी है, जाकर जैन को दे आती हूँ, बेचारा वैसे भी घर पर अकेला है, कुछ खाया होगा या नहीं। ये सोचकर आशा लौकी की सब्जी लेकर जयंत के घर जाने लगती है। अरे क्या हुआ आशा बहन, कहाँ जा रही है ये टिफिन लेकर? कहीं नहीं, बस ये जैन को देने जा रही थी, बेचारा घर में भूखा होगा, उसके घर में कोई है नहीं ना, इसलिए। इतना कहकर आशा जयंत के घर में चली जाती है। वहीं सभी पड़ोसन वैसे तो गुस्से में अपने घर वालों को भी भूखा छोड़ देती है या फिर बाहर से खाना मंगवाने के लिए कह देती है, तो फिर आखिरकार जैन कितनी चिंता क्यों कर रही है, इससे क्यों खाना देने जा रही है? हाँ बात तो तेरी सही है, तो इसका खुद का घर वाला बाहर से खाना मंगवा कर खाता है और ये किसी बाहर वाले को अपने हाथों से खाना बनाकर खिला रही है। सोचने वाली बात तो है। बालकनी में कपड़े सुखा रही निधि पड़ोसनों की बात सुन लेती है। सभी आस पड़ोस के लोग जो सोच रहे हैं कहीं वो सच ना निकल जाए, मेरी मॉडर्न सास सच में कहीं घर वाले और बाहर वाले दोनों का चक्कर न चला रही हो, मुझे अब नजर रखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आशा जयंत को टिफिन देकर वापस अपने घर आ जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन जयंत अपने बालकनी में खड़ा वर्कआउट कर रहा होता है। वर्कआउट करते वक्त तो ठंड में भी पसीना छूटने लगता है। एक काम करता हूँ, टी शर्ट उतार कर वर्कआउट करता हूँ। ये सोचकर जयंत अपनी टी शर्ट खोल कर वर्कआउट करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सामने की बालकनी में बैठी कुछ लड़कियां जयंत के बाइसेप्स देखकर आपस में बातें करने लगती है। वाओ यार, वो देखो क्या बाइसेप्स है उसके, हाय कितना अच्छा लग रहा है। हाँ यार क्या मस्त चीज है, आजकल के लड़के तो पतले से होते हैं लड़कियों की तरह। लड़कियों की ये सारी बातें कमरे में खड़ी कुछ औरतें सुन रही थी। घर में इतना अच्छा फंक्शन है और घर की सारी बेटियां यहाँ बैठकर इस तरह इस लड़के को देख रही हैं। और लेकिन इसमें हमारी बेटियों की क्या गलती है? हमारे बच्चे तो नादान हैं। इस मुस्टंडे को शर्म होनी चाहिए, कैसे कपड़े खोलकर बालकनी में दौड़ रहा है। मेरा बस चले तो इसके पीछे कुत्ते छोड़ दूं। इसी तरह आसपास के लोग जयंत के बारे में अलग अलग बातें बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आशा बाहर से सब्जियां लेकर आ रही थी, तभी उसे कुछ पड़ोसन रोक लेती है। अरे आशा, पता है तुझे मेरे पड़ोस में जो नया लड़का आया है बड़ा चालबाज है। अरे हाँ, कल कुछ लड़कियों को देखा रही कि अपनी शर्ट उतारकर अपनी बॉडी फ्लेक्स करने लगा। थोड़ा संभल कर रखना अपने घर की बहू बेटियों को, कहीं उसके चपेट में ना पड़ जाए। सभी की बातें सुनकर आशा अगले ही दिन जयंत के घर पहुंचती है। अरे तुम यहाँ, कुछ काम था क्या? अरे नहीं, कोई काम नहीं था, बस मैं तुम्हें बताने आई थी कि तुम कल सुबह बालकनी में वर्कआउट कर रहे थे ना, तो अब से बालकनी में वर्कआउट मत करना। अरे लेकिन वो क्यों? देखो अगर तुम्हें वर्कआउट करना भी है ना तो कपड़े पहन कर किया करो, वरना यहाँ के लोग तुम्हें नजर लगा देंगे। पता है तुम्हें तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे थे सब। जयंत आशा की बात समझ जाता है। वहीं ये सारी बातें घर के बाहर छुप कर निधि सुन रही होती है। हे भगवान, अच्छा हुआ मैंने माँ जी को इस तरह यहाँ आते हुए देख लिया और मैं उनकी सारी बातें सुन पाई। ये सब क्या हो रहा है? माँ जी इसके साथ इतना घुल मिल क्यों रही है? क्या कहीं यही तो नहीं है माँ जी का बाहर वाला? इसी तरह अब धीरे धीरे निधि को भी शक होने लग जाता है कि आखिरकार उसकी सास का घर वाला अलग और बाहर वाला अलग है। अब इसी तरह कुछ दिन बीते हैं और एक दिन आशा अपनी बालकनी में खड़ी होती है। सुबह के 11 बज गए, अभी तक जयंत ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? इतनी देर में तो जयंत 10 बार कॉल करके बातें कर लेता है, आज मैं ही कॉल कर लेती हूँ। तभी आशा अपना फोन निकाल कर जयंत को फोन करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता है। ये जयंत फोन क्यों नहीं उठा रहा? आज से पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आशा कुछ देर सोचती है, फिर कहती है मैं खुद ही उसके घर में देख कर आती हूँ, जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। इतना कहकर आशा जयंत के घर के बाहर आकर डोरबेल बजाती है, पर दरवाजा खुला होता है। मैंने जयंत को कहा था घर का दरवाजा बंद रखने, पर उसने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। फिर से आशा जयंत के घर में चली आती है, जहाँ सारी चीज उथल पुथल की होती है। किचन, हॉल, लिविंग रूम, सबकी चीज यहाँ वहाँ फैली हुई होती है और जयंत सोफे पर सो रहा होता है। जयंत उठो जयंत। अरे आशा तुम यहाँ? जयंत घर का ये क्या हाल बना रखा है? आशा तुम तो जानती हो ना कि मैं अकेला रहता हूँ, इसीलिए घर की ऐसी हालत हो गई है। नहीं नहीं, ऐसे घर में इंसान नहीं रहते हैं। चलो उठो, हम लोग मिलकर घर ठीक करते हैं। नहीं आशा, मैं कर लूंगा। नहीं उठो, हम लोग अभी घर ठीक करेंगे। आशा जयंत को जबरदस्ती उठाती है और जयंत के घर की साफ सफाई करने लगती है और किचन साफ करते हुए जयंत और आशा एक दूसरे पर पानी के छींटे भी मारते हैं और खिलखिलाकर हंसते हुए काम कर रहे होते हैं। आशा और जयंत के हंसने की आवाज घर के बाहर तक आ रही होती है। अच्छा तो ये बात है, इसलिए आशा रोज रोज इस लड़के
लड़के के घर में इससे मिलने जाया करती है। आशा और जयंत को एक साथ देखकर सरस्वती निधि के पास आती है। क्या हुआ चाची, आप यहाँ? निधि बहू, तेरी सास कहाँ है? वो तो बाहर गई है। तेरी सास कहीं बाहर नहीं गई है। वो जो नया मुस्टंडा आया है ना सोसाइटी में रहने, उसके घर में है। उस मुस्टंडे की सोसाइटी की दूसरी लड़कियों पर गंदी नजर है। तेरी सास पर भी उसकी गंदी नजर है। इतना कहकर सरस्वती गुस्से में चली जाती है। चाची, मुझे तो माँ जी पर भी शक है। मैं अभी जाकर देखती हूँ माँ जी क्या कर रही है। निधि आशा की जासूसी करने के लिए जयंत के घर की खिड़की से झांकती है। आज तो ये पक्का हो ही जाएगा कि मेरी सास तो कोई बाहर वाला है। निधि जयंत के कमरे में झांक ही रही थी कि तभी आशा को गोद में उठाए जयंत कमरे में आता है और उसे अपने बेड पर लेटा देता है और निधि इन सब की वीडियो बना लेती है। छी 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 माँ जी, इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकती है? मैं ये नहीं होने दे सकती हूँ। अभी सभी को बुला कर लाती हूँ। निधि अपनी बनाई वीडियो लेकर घर वालों के पास जाती है और सभी को वीडियो दिखाकर आशा की सच्चाई सबके सामने लाती है। मैं कभी सोच ही नहीं सकता कि आशा भी ऐसा कर सकती है। पर पापा जी, माँ जी ने सच में ऐसी हरकत की है। आप जल्दी चलिए वरना कहीं देर न हो जाए। आज तो आशा को जवाब देना ही पड़ेगा। निधि अपने परिवार को लेकर जयंत के घर के पास जाती है। वहीं सरस्वती भी समिति के लोगों को इकट्ठा कर लेती है। और ये मुस्टंडा हमारी सोसाइटी की लड़कियों के साथ साथ औरतों को भी अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है। मारकर बाहर निकालो इसे। सोसाइटी के सभी लोग जयंत के घर पर पत्थर फेंकने लगते हैं और एक पत्थर जाकर जयंत की आंख पर लगता है। अरे बाहर ये हंगामा कैसा? पूरी सोसाइटी मेरे घर के बाहर इकट्ठा क्यों हुई पड़ी है? अरे फरेबी, जल्दी बाहर निकल वरना हम तेरा घर मिट्टी में मिला देंगे। तभी आशा और जयंत बाहर आते हैं। आशा, तुम मुझे इस तरह धोखा दोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। आप लोग गलत समझ रहे हैं। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। बस कीजिए माँ जी, और कितना ड्रामा कीजिएगा। आप अपने घर वालों के होते हुए भी बाहर वाले के चक्कर में पड़ी हुई हैं। हमें सारी सच्चाई पता चल गई है। नहीं, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। इसे तो बोलने ही मत दो। इसकी नीयत तो मेरी बेटी के लिए भी खराब थी। मैं तो कहती हूँ इसके चेहरे पर कालिक पोत दो। खबरदार किसी ने जयंत को हाथ भी लगाया तो। तभी भीड़ आगे बढ़ती है और जयंत को घेर कर उसके चेहरे पर कालिख पोत देती है। आप लोग गलत समझ रहे हैं। हम गलत समझ रहे हैं। यह इस उम्र में नैन मटक्का करके आप गलत कर रही हैं। निधि की बात सुनते ही आशा आगे बढ़ती है और निधि को जोरदार थप्पड़ मार देती है। चुप करो निधि, तुम जानती ही क्या हो मेरे और जैन के बारे में। और आप लोगों ने जो हरकत की है उसके लिए मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। आप लोगों पर मानहानि का केस लगवाऊंगी। आशा पुलिस को फोन लगा ही रही होती है कि तभी जयंत उसका हाथ पकड़ लेता है। नहीं आशा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। देखा आप लोगों ने, जिसे आप बुरा समझते हैं किस तरह वो आपको बचा रहा है। सोसाइटी के लोगों में फुसफुसाहट होने लगती है और पुलिस के डर से सभी अपने घर चले जाते हैं। माँ जी, मुझे पता है ये आपका बाहर वाला ही है। जयंत मेरा बाहर वाला नहीं, मेरा बहुत करीब दोस्त है। स्टूडेंट लाइफ में हम दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पढ़ाई की है। और एक बात पता है, अगर मुझे जयंत पसंद होता तो मैं कब का इससे शादी कर चुकी होती। हमारी फैमिली भी एक दूसरे को पसंद करती थी, पर मुझे सिर्फ तेरे पापा जी पसंद आए। और जो इसने आपको गोद में उठाया था उसका क्या बहाना देंगी आप? तभी आशा अपने पैर पर लगी चोट सभी को दिखाते हुए कहती है, जयंत ने मुझे गोद में उठाया था क्योंकि मेरे पाँव में चोट लग गई थी और मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। और निधि ने अपने शक की वजह से हम लोगों में गलत फहमी पैदा कर दी। आशा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। भाभी, आज आपकी वजह से मम्मी पापा का बना बनाया रिश्ता खत्म हो जाता। शर्म करो थोड़ी आप। तभी की खड़ी खोटी सुनकर निधि को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा आप घर वाला और बाहर वाले के चक्कर में फंसी हुई हैं। आशा, निधि को माफ कर दो। उसने तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही चाहा था। निधि के माफी मांगने और जयंत के कहने पर आशा सभी को माफ कर देती है और पूरा परिवार वापस से हंसी खुशी रहने लगता है। और अब जयंत भी आशा के परिवार का हिस्सा बन जाता है। और अब जब भी जयंत को आशा से मिलना होता है तो वो उसके घर आकर सभी के साथ चाय पीते हुए बातें करने लगता है। और इससे ना तो निधि को तकलीफ होती है और ना ही बाकी के घर वालों को। और इस तरह घर वाला और बाहर वाला जो शक सबके मन में था वो भी खत्म हो जाता। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।